नमस्कार, मेरा नाम राजेश चौबीसा है और मैं प्रवक्ता रसायन के पद पर जीपीसी बांसवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का सब्जेक्ट कोड 103 का सिलेबस है, उसके 14th यूनिट का एक टॉपिक है साबुन एवं अपमार्जक, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये विषय फिलहाल बहुत ज़्यादा ही प्रासंगिक है क्योंकि आज समूचा विश्व कोरोना महामारी से निपटने में लगा हुआ है। ऐसे में बार बार ये अपील की जाती है कि आप अपने हाथ दिन में कई बार अच्छी तरह साबुन से धोइए। तो इससे ये महत्व स्पष्ट हो जाता है कि साबुन और अपमार्जक का उपयोग हम सफाई और धुलाई के लिए करते हैं। तो आइए हम देखते हैं व्हाट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स केमिकली। रासायनिक रूप से साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। साबुन उच्चतर वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है। मीन्स सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ये उच्चतर वसा अम्ल क्या होते हैं? ये वास्तव में कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, कार्बनिक जो अम्ल होते हैं जिनको हम RCOOH से व्यक्त करते हैं, परंतु इनमें जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो बहुत लंबी होती है और उसमें कम से कम 12 से अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ये वसीय अम्ल प्राय एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं। अतः जब एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल की क्षारों जैसे कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ऐसी स्थिति में उच्चतर वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण बनते हैं जिनको हम साबुन कहते हैं सामान्य भाषा में। जैसे पोमेटिक अम्ल है, स्टीरिक अम्ल है, असंतृप्त अम्लों में वसीय अम्लों में कहें तो ओलिक अम्ल है। तो इनके सोडियम या पोटेशियम लवण जो हैं वही साबुन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम स्टीरेट, सोडियम ओलेट, पोटेशियम पोमेटेट आदि, है ना। सोडियम पोमेटेट ये उदाहरण हो गए। अब साबुनीकरण की क्रिया क्या है? व्हाट इज द सपूनिफिकेशन? द प्रोसेस बाय विच सोप इज प्रिपेयर्ड केमिकली इज कॉल्ड सपूनिफिकेशन। अर्थात वह अभिक्रिया जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है उसे साबुनीकरण कहते हैं। यह वास्तव में एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें वेजिटेबल ऑयल या जंतु वसा को किसी क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके गर्म किया जाता है तो उसका क्षारीय जल अपघटन हो जाता है और ऐसी स्थिति से क्या होता है? वसीय अम्ल का निर्माण होता है और उसके सोडियम लवण का निर्माण होता है और ग्लिसरॉल बन जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स ये केमिकली प्रेजेंट होते हैं वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट में, और इसको जब हम क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं जैसे या NaOH के साथ अभिक्रिया कराई गई तो इसका क्षारीय जल अपघटन होने से 1 मोल ग्लिसरॉल बनता है जो एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, और 3 मोल क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा जिसको हम केमिकली सोप या साबुन कहते हैं। तो साबुन बनाने की 3 विधियाँ प्रचलित हैं। ठंडी विधि, गर्म विधि जो ज़्यादा प्रचलित विधि है और जिससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का साबुन बनता है, और आधुनिक विधि जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है और आजकल कुछ तरह तरह के एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं जिससे साबुन को एक विशेष उद्देश्य के लिए काम में लिया जा सके। अच्छे साबुन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो अच्छा साबुन जो है उसमें मुक्त क्षार की मात्रा बिल्कुल कम होनी चाहिए या मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षार है उसका कोरोसिव एक्शन होता है और वो स्किन को या कपड़े को जिस पर उसको अप्लाई किया जाएगा उस पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। अतः मुक्त क्षार नहीं होना चाहिए। अच्छा साबुन एल्कोहलों में विलेय होना चाहिए। उसमें नमी की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो गल जाता है। प्रयोग में लेने पर वो टूटना या चटकना नहीं चाहिए ताकि उसका
अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके। और एक अच्छी गुणवत्ता वाला जो साबुन होता है उसमें टोटल फैट मटेरियल यानी जो वसा की मात्रा है वो 75% से अधिक होनी चाहिए। हम देखेंगे सोप्स किस किस प्रकार के होते हैं। तो आजकल कॉमर्शियली जो सोप्स अवेलेबल होते हैं उनको एक पर्टिकुलर पर्पस या उद्देश्य के लिए कुछ एडिटिव्स मिला करके और मॉडिफाई कर लिया जाता है। तो हम देखेंगे उस तरह से केमिकली जो सोप है उसमें क्या क्या वेरिएशंस आ जाते हैं, उसके क्या क्या प्रकार हमारे पास उपलब्ध होते हैं। तो कठोर साबुन, हार्ड सोप, ये मुख्य रूप से कपड़ों की धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है और इसमें सपोनिफिकेशन जो किया जाता है, साबुनीकरण किया जाता है, उस प्रक्रिया के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक क्षार का प्रयोग, सोडे का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट सोप या मृदु साबुन, तो इसमें हम कास्टिक पोटाश का प्रयोग करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये स्किन पर एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता है और इससे बनने वाले जो साबुन होते हैं वो थोड़े मृदु या सॉफ्ट होते हैं। तो ये मुख्य रूप से नहाने के साबुन बनाने के काम में लिया जाता है और इसमें आवश्यकतानुसार रंगीन पदार्थ और खुशबू भी मिलाई जाती है जिससे इसका उपयोग किया जा सकता है नहाने के लिए। कभी कभी इनको मेडिकेटेड सोप्स का रूप भी दे दिया जाता है और इसमें कुछ कीटाणुनाशक या रोगाणुनाशक पदार्थ भी मिला दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बीथियोनल एक सब्सटेंस है, जब उसको सोप्स में मिला दिया जाता है तो ये बीथियोनल क्या करता है, ये एक एंटीसेप्टिक है जो हमारी स्किन पर जो ऑयली सिक्रीशंस होते हैं उसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन को वो करता है कंट्रोल और उससे जो हमारे शरीर में दुर्गंध आती है, पसीने में दुर्गंध आती है, उसको ठीक करता है। तो इस तरह से ये एक मेडिकेटेड सोप हो जाता है। फिर पारदर्शी साबुन, ट्रांसपेरेंट सोप, बहुत सारे सोप आपने देखे होंगे जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, तो जब साबुन बनाया जाता है तो साबुन को अल्कोहल में घोल दिया जाता है और फिर उसको इवेपोरेट या वाष्पित करते हैं। तो अल्कोहल तो उड़ जाता है क्योंकि वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है और बाद में जो ठोस साबुन बचता है वो पारदर्शक होता है। तो इसे हम पारदर्शी साबुन या ट्रांसपेरेंट सोप भी कहते हैं। ये भी एक प्रकार का सोप है, सोफिस्टिकेटेड सोप। फिर दाढ़ी बनाने का साबुन, शेविंग सोप, दाढ़ी बनाने के लिए भी साबुन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है, एक तो झाग ज़्यादा बने और एक वो आसानी से सूखे नहीं, जिससे शेविंग करना आसान हो जाए। तो इस पर्पस के लिए क्या किया जाता है, यहाँ KOH या NOH से जिन एनिमल फैट्स की हम क्रिया करवाते हैं, फॉर एग्जांपल सूअर की चर्बी वगैरह का उपयोग इसमें किया जाता है। इसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है क्योंकि ग्लिसरीन वायु से नमी को सोख लेता है और इससे झाग एकदम से नहीं सूख पाते हैं। साथ ही KOH का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इससे वो सॉफ्ट बनता है साबुन और स्किन पर एडवर्स इफेक्ट भी नहीं डालता है। तो ये दाढ़ी बनाने का साबुन या शेविंग सोप हो जाता है। ये साबुन के विभिन्न प्रकार हैं अलग अलग। अब हम देखेंगे कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। तो अपमार्जक या डिटर्जेंट्स भी साबुन के समान क्लिनजिंग एजेंट्स यानी सफाई करने वाले या धुलाई करने वाले पदार्थ हैं, लेकिन साबुन से धुलाई करने में परिश्रम अधिक करना पड़ता है। जब कभी जल कठोर होता है अर्थात उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण घुले हुए होते हैं, तो ऐसी स्थिति में साबुन से सफाई की क्रिया अच्छी तरह से नहीं हो पाती और साबुन वेस्ट भी हो जाता है क्योंकि स्कम फॉर्मेशन होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए रसायन शास्त्रियों ने काफ़ी प्रयास किया और साथ ही साबुन की जो बढ़ती हुई डिमांड थी उसको सही करने के लिए भी उन्होंने इसका अल्टरनेट खोजने का प्रयत्न किया। तो सर्वप्रथम जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसे पदार्थ खोजे जा सके जो सोपलेस सोप्स, साबुन रहित साबुन कहलाते हैं, क्योंकि इनका भी उपयोग ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे साबुन का उपयोग सफाई के लिए होता है। ये भी झाग उत्पन्न करने वाले और क्लिनजिंग एजेंट होते हैं, सफाई करने के काम में आते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से सफाई करते हैं। परंतु ये कन्वेंशनली जो सोप होता है, जो वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण है, केमिकली ये सोडियम या पोटेशियम लवण नहीं होते वसीय अम्लों के, और इसलिए इन्हें हम सोपलेस सोप, साबुन रहित साबुन कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण अपमार्जकों के दिए जा सकते हैं, जैसे सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये काफ़ी सामान्य रूप से काम आने वाले अपमार्जक हैं। चतुष्क अमोनियम लवण, इनका यूज़ आजकल
ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। कुछ पार्शियली एस्टरीकृत यौगिक हैं, उनका भी उपयोग डिटर्जेंट्स के रूप में किया जाता है। अब हम देखेंगे डिटर्जेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यदि हम किसी साबुन या अपमार्जक के अणु की संरचना देखें तो इसमें 2 भाग होते हैं। एक तो कार्बन की श्रृंखला होती है टेढ़ी मेढ़ी, जो काफ़ी लंबी होती है, और एक उसका जो सिरा होता है शीर्ष, वहाँ कोई ध्रुवीय समूह होता है। ये ध्रुवीय समूह जल से क्रिया करता है, इसे जल स्नेही सिरा कहते हैं। तो ये जल स्नेही सिरा किस प्रकार का है, उसके आधार पर अपमार्जकों को 3 भागों में बांटा गया है। ऋणायनिक या एनायनिक डिटर्जेंट्स, धनायनिक या कैटायनिक डिटर्जेंट्स, और अनआयनिक या नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋणायनिक अपमार्जक। यहाँ जल स्नेही जो सिरा होता है वो ऋणायन के रूप में होता है, और ये प्राय सल्फेट एनायन के रूप में होता है। SO4- आयन जो होता है उसके रूप में होता है, और ये अम्लीय माध्यम में अच्छा कार्य करते हैं, जबकि वहाँ साबुन सामान्य रूप से अवक्षेपित हो जाता है। उदाहरण के लिए C12H25 OSO3- Na+, जिसको सोडियम डोडिसाइल सल्फेट कहते हैं, ये एक ऋणायनिक प्रकार का अपमार्जक है जो बहुत सामान्य रूप से उपयोग में आता है। जो डिटर्जेंट पाउडर हम यूज़ करते हैं वो मुख्य रूप से यही होता है। उसी प्रकार से धनायनिक अपमार्जक कैटायनिक डिटर्जेंट्स, इनमें जो जल स्नेही सिरा होता है, जो जल से अंतरक्रिया या इंटरेक्शन करता है, वो मुख्य रूप से धनायन या कैटायन के रूप में पाया जाता है। इसका उदाहरण मुख्य रूप से चतुष्क अमोनियम एसीटेट या क्लोराइड्स हैं, जैसे सिटाइल ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड। ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसकी संरचना इस प्रकार से है। ये कीटाणुनाशक गुण भी रखते हैं, इसलिए ज़्यादा उपयोगी हैं, पर ये काफ़ी महंगे होते हैं। तीसरे प्रकार के जो अपमार्जक हैं वे अनआयनिक या नॉन आयनिक प्रकार के डिटर्जेंट्स हैं, अर्थात इनमें न तो धनावेशित शीर्ष होता है न ऋणावेशित शीर्ष होता है, पर इनमें कुछ ध्रुवीय समूह होते हैं, कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो ध्रुवीय होते हैं, जैसे एस्टर समूह, और ये अपनी ध्रुवीयता के कारण ही जल के साथ हाइड्रोजन बंधन करते हैं और इसलिए जल स्नेही हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से सफाई का काम करते हैं और इसलिए आजकल इनका बहुत प्रचलन है। जैसे कुछ लिक्विड डिश वॉश जो होते हैं, जो बर्तन धोने के जो लिक्विड डिश वॉश आते हैं, वो इसी प्रकार के डिटर्जेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंटा एरिथ्राइटोल मोनोस्टेरेट C17H35 COOCH2 एंड CH2OH होल थ्राइस C। तो ये जो पेंटा एरिथ्राइटोल मोनोस्टेरेट, ये क्या है, एक प्रकार का एस्टर समूह वाला, ध्रुवीय समूह वाला अपमार्जक है जिसमें कोई धनावेशित या ऋणावेशित स्पष्ट सिरे नहीं है, इसलिए ये अनआयनिक कहलाता है। आजकल इनका भी उपयोग काफ़ी किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि साबुन और अपमार्जक ये दोनों क्लींजिंग एजेंट्स हैं, ये दोनों सफाई का काम करते हैं, ये दोनों क्लीनिंग पर्पस के लिए काम में आते हैं, जैसे कपड़े धोना, हाथ धोना या अन्य धुलाई सफाई के जो कार्य होते हैं, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। जैसे डिटर्जेंट का उपयोग और व्यापक है, अपमार्जक का उपयोग है वो कपड़े की धुलाई के लिए या नहाने के रूप में कम करके कपड़े धोने के रूप में अधिक किया जाता है। इसके साथ इनका उपयोग झाग उत्पन्न करने वाले एजेंट्स और सर्फेक्टेंट के रूप में भी किया जा सकता है। इसके साथ ये जो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें अयस्क के सांद्रण की जो झाग प्लवन विधि वगैरह होती है उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही धातु या मेटल से बनी चीज़ों को साफ करने में भी इनका प्रयोग बहुत व्यापक रूप से किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, अग्निशमन यंत्र जो होते हैं, उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साबुन और अपमार्जक काफ़ी उपयोगी पदार्थ हैं, पर इन दोनों में
और दोनों काम भी मुख्य रूप से सफाई करने का करते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है। और ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न है। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा, वहाँ इस प्रकार के अंतर वाले प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। और उस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साबुन और अपमार्जक में क्या क्या अंतर होते हैं। व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप, है ना। तो साबुन और साबुन रहित साबुन, है ना, इनमें क्या अंतर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि जो साबुन है, सबसे पहला अंतर तो यही है कि साबुन है वो उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है केमिकली, जबकि अपमार्जक क्या है, वे वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण नहीं है, वे सल्फोनिक उच्चतर सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है प्रधानतः। लेकिन फिर उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के डिटर्जेंट्स जिसको हमने पढ़ा है। तो ये एक बहुत पहला महत्वपूर्ण डिफरेंस हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उच्चतर वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं, जबकि उच्चतर सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या जो पोटेशियम लवण है उनको हम अपमार्जक कहते हैं। हालांकि और भी अपमार्जकों के प्रकार हैं जो हमने पढ़े। तो ये एक मुख्य प्रधान अंतर रासायनिक संरचना की दृष्टि से हो गया। दूसरा, जो साबुन है वो कठोर जल में धुलाई के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं जो साबुन से क्रिया करके स्कम फॉर्मेशन करके अवशेपित हो जाते हैं, और इससे साबुन घिस तो जाता है पर वो झाग उत्पन्न नहीं कर पाता और धुलाई का काम नहीं हो पाता अच्छी तरीके से। अपमार्जक हैं, ये कठोर जल में भी कपड़े धोने के काम में आ जाते हैं, क्योंकि कठोर जल में जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं वो इनके साथ कोई इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट या अविलेय अवशेप नहीं बनाते हैं, और इस प्रकार से ये झाग आसानी से उत्पन्न करते हैं और सफाई का काम ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो पाता है। दूसरा, साबुन में आर्द्रता का गुण कम पाया जाता है, जबकि साबुन की अपेक्षा अपमार्जक है इनमें आर्द्रता का गुण अधिक पाया जाता है। जो साबुन होते हैं ये जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अर्थात नदी या पानी में जाने के बाद वहाँ जो सूक्ष्म जीव हैं वो इनका आसानी से अपघटन कर देते हैं और इसलिए ये प्रदूषण नहीं करते हैं। जबकि अपमार्जक जो हैं, खासकर वे अपमार्जक जिनमें कार्बन की श्रृंखला शाखित होती है, वे आसानी से बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकरण नहीं होते हैं, उनका अपघटन नहीं हो पाता और वे इकट्ठे होते रहते हैं और इस प्रकार से वो जल स्रोतों को प्रदूषित करने का कार्य भी करते हैं। साबुनों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, साबुन को बनाने के लिए हम एनिमल फैट यानी जंतु की वसा या वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल का उपयोग करते हैं, जबकि अपमार्जक को बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो कच्चा पदार्थ है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। उसके बाद जो साबुन होते हैं वो अम्लीय जल में अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं, जबकि अम्लीय जल में भी जो अपमार्जक हैं वो अच्छी प्रकार से धुलाई का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साबुन और अपमार्जक हैं उनमें काफ़ी अंतर होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि साबुन और अपमार्जक हैं उनके द्वारा धुलाई का कार्य क्लिनजिंग एक्शन कैसे किया जाता है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो दोनों की जो धुलाई करने की क्रियाविधि है वो एक ही प्रकार की है, क्योंकि संरचना में कुछ रासायनिक रूप से अंतर होते हुए भी संरचना मूलतः एक जैसी ही होती है। साबुन और अपमार्जक का जो अणु होता है, जब हम जल में उसका उपयोग करते हैं तो वो आयनित हो जाता है। जैसे यहाँ सोडियम स्टीरेट का उदाहरण लेकर इसको समझा गया कि C17H35COONA, जब उसको जल में अप्लाई करेंगे हम तो ये क्या होगा, ऋणायन और धनायन में अलग अलग हो जाएगा, एक सामान्य विद्युत अपघट्य की तरह C17H35COO नेगेटिव Na+ आयन के रूप में ये इस प्रकार से आयनित हो जाता है। तो जो यहाँ C17H35COO नेगेटिव ये जो ऋणायन बन रहा है ये काफ़ी लंबी श्रृंखला है इसमें, क्योंकि 17 कार्बन परमाणु है और ये जो लंबी श्रृंखला है वो हाइड्रोकार्बन भाग है। ये भाग बहुत कम ध्रुवीय या अध्रुवीय होता है और इसलिए ये जल के साथ में कोई
प्रतिक्रिया नहीं करता, अंतरक्रिया नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं ये जल से विरोध करता है, जल विरोधी सिरा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये जल से अंतरक्रिया या इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। इसके विपरीत जो COO नेगेटिव जो समूह है, ये समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बोक्सिलेट एनायन या ऋणायन समूह है, ये क्या है, ध्रुवीय हिस्सा है, और जल भी ध्रुवीय होता है, इसलिए जो जैसा है वो उसमें मिल जाता है, अतः ये जल से अंतरक्रिया आसानी से करता है, ये जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक एंड कहलाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों प्रकार के सिरे एक ही अणु में उपस्थित हैं, जल स्नेही और जल विरोधी, जिसको हम वसा स्नेही भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो ये साबुन के अणु हैं वो विशेष प्रकार के अणु हैं जो एम्फीफिलिक कहलाते हैं। ठीक यही विशेषता एक अपमार्जक के अणु की भी होती है। जैसे हम सबसे सामान्य प्रकार के अपमार्जक ऋणायन अपमार्जक या एनायनिक डिटर्जेंट्स की बात करें तो उनमें भी इस प्रकार की लंबी श्रृंखला होती है जिसमें कम से कम 12 से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन हिस्सा होता है जो अध्रुवीय होने से जल विरोधी या वसा स्नेही होता है, और जो इसके ऊपर शीर्ष लगा होता है वो यहाँ कार्बोक्सिलेट एनायन नहीं होकर के फॉर एग्जाम्पल सल्फेट एनायन होता है। तो ये भी ध्रुवीय होता है और इसलिए जल जो ध्रुवीय है उसके साथ में अंतरक्रिया करता है तो ये जल स्नेही हो जाता है। तो ठीक साबुन के अणु की तरह जो अपमार्जक का अणु है उसकी संरचना भी इसी प्रकार की होती है, जिसमें एक जल विरोधी या वसा स्नेही लंबा जिगजैग हिस्सा है जो पुच्छ के समान है, और जो शीर्ष है वो एक ध्रुवीय सिरा है जो जल के साथ स्नेह रखता है। इस प्रकार से दोनों ही जल और वसा से स्नेह रखने वाले हिस्से एक ही अणु में हैं, जिसे हम एम्फीफिलिक करैक्टर कहते हैं, और इसे हम साबुन या अपमार्जक के अणु की टेटपोल स्ट्रक्चर कहते हैं। टेटपोल के समान संरचना देखिए, यहाँ जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो जिगजैग चेन के रूप में है लंबा, और जो शीर्ष ध्रुवीय है वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है, वो जल स्नेही है। तो जब क्या होता है कि हम इसी तरह साबुन को या डिटर्जेंट को घिसते जाते हैं तो बहुत सारे स्टीरेट आयंस बन जाएंगे जिनकी टेटपोल स्ट्रक्चर है, और एक निश्चित सांद्रता जिसको हम क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन कहते हैं, उसके बाद ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर के और ये एक इस प्रकार का लूजली माउंड स्फेरिकल एग्रीगेट बनाते हैं, जिसमें जो जल स्नेही ध्रुवीय सिरा है जिसको हम गोल पॉइंट बिंदु के रूप में दर्शा रहे हैं वो बाहर की ओर होता है, और जो वसा स्नेही पुच्छ है लंबी वो अंदर की ओर एक सामान्य केंद्र की तरफ ओरिएंटेड रहती है, इसको हम मिसाइल कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो मिसाइल बनता है वो सफाई में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कपड़े गंदे होते हैं उनमें मुख्य रूप से शरीर से निकली तेलीय चिकनाई लगी होती है, और इसमें डस्ट डर्ट जैसी गंदगी चिपकी होती है फर्मली, जो केवल पानी में धोने या कूटने पीटने से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वसा जल में विलेय नहीं होती है। तो जब साबुन का उपयोग करते हुए इस प्रकार का मिसाइल बन जाता है तो ये मिसाइल क्या करता है कि कपड़े के ऊपर जहाँ पर भी ऑयली ड्रॉपलेट्स है जिसमें डस्ट और डर्ट लगी हुई है, गंदगी चिपकी हुई है, वहाँ पर जा कर के अपने पुच्छ को धसा देता है, क्योंकि ये वसा स्नेही है, और उस तेली गंदगी में धस जाता है, और मिसाइल के जो बाहरी सरफेस है उसके ऊपर जल स्नेही सिरे होते हैं जो जल के साथ में इंटरेक्टेड होते हैं। इस प्रकार से जल और वसा दोनों के बीच की जो इंटरफेशियल टेंशन है, इन परतों के बीच की जो तनाव है, पृष्ठ तनाव है, उसको ये कम करने का काम करते हैं, जिससे ये दोनों आसानी से इंटरेक्ट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और जब हम पानी के साथ निथारते हैं तो पानी की धारा के साथ में मिसाइल की जो बाहरी सरफेस है जो हाइड्रोफिलिक है वो खींच के बाहर आती है, तो साथ साथ में वो अपनी पुच्छ को भी खींचेगी, और पुच्छ है वो उस तेलीय गंदगी में धसी हुई है उससे इंटरेक्टेड है, तो वो उसको खींचकर बाहर निकाल देगी, और इस तरह से कपड़ा होगा वो उस तेलीय गंदगी से मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो धुलाई का एक्शन है वो सोप और डिटर्जेंट अणु हैं वो मिल करके इस तरह से धुलाई की क्रिया पूरी करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से
साबुन एवं अपमार्जक हैं वो एक अच्छे क्लींजिंग एजेंट का काम करते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अपमार्जक का जो प्रयोग है वो ज़्यादा व्यापक है साबुन की तुलना में, और क्योंकि वे कठोर और मृदु जल दोनों में ही समान रूप से उपयोगी हैं। वे अम्लीय जल में भी ज़्यादा और लवणीय जल में भी ज़्यादा अच्छी तरह से धुलाई का काम करते हैं साबुन की तुलना में। एक कमी अवश्य है कि वे प्रायः जैव निम्नीकरण नहीं होते हैं, इसलिए प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करते हैं जो साबुन नहीं करता है। और साबुन जो धुलाई का काम करता है उसके अतिरिक्त अपमार्जक जो हैं वे मशीनों, फर्श की सफाई, धातु लेपन, क्रॉकरी, बर्तन की सफाई और अयस्क के सांद्रण जैसे कामों में भी व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि साबुन और अपमार्जक क्या पदार्थ हैं, वो क्या मुख्य रूप से किन उपयोगों में लिए जाते हैं, उनके क्या गुण धर्म हैं और इनमें मुख्य अंतर क्या है, साथ ही इनके द्वारा सफाई की जो क्रिया की जाती है उसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि क्या है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।